खरगोन में चाइल्ड लाइन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 100 नाबालिग लड़के और लड़कियों का रेस्क्यू किया है। इसमें 70 लड़की और 30 लड़के शामिल हैं। इनमें जबरन इनसे खेतों और बिल्डिंग में मजदूरी कराई जा रही है। छतरपुर में थाने के अंदर घुसकर लोगों ने हेड कांस्टेबल के साथ झूमा झटकी की। इतना ही नहीं, कांस्टेबल के गाल पर थप्पड़ मारकर शासकीय दस्तावेज फाड़कर चले गए। मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पन्ना में डंपर और ट्रॉला में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसके बाद NH 39 पन्ना सतना मार्ग पर लंबा जाम लग गया। दोनों गाड़ियों की कतार लग गई। इंदौर में एक बाइक से 5 फीट का कोबरा मिला है। इसकी सूचना स्नेक कैचर को दी गई। काफी मशक्कत के बाद सांप का रेस्क्यू किया गया और उसे जंगल में छोड़ा गया। शिवपुरी के चिंताहरण मंदिर के पास एक मगरमच्छ आ गया। मगरमच्छ को देखकर श्रद्धालु दहशत में आ गए। लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। चाकू की नोक पर व्यापारी से लूट करने वाले आरोपी कुछ घंटों में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल घर जाते वक्त व्यापारी के साथ चाकू की नोक पर पीछा कर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिससे व्यापारी ने पुलिस में इस मामले की शिकायत की थी। इंदौर के भंवर कुआं इलाके में एक छात्र पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक छात्र घर के बाहर बैठा था। उसी दौरान बदमाशों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। शिवपुरी जिला चिकित्सालय में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई। यहां गैंग्रीन से पीड़ित एक मरीज अपने 2 साल के बच्चे और पत्नी के साथ 25 दिनों से अस्पताल में पड़ा है, लेकिन मरीज को ना तो इलाज मिल रहा है, ना ही कोई सुविधाएं। रीवा में एक अनोखा मामला सामने आया। यहां SAF 9वीं बटालियन में पदस्थ आरक्षक कुलदीप तोमर का पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आरक्षक ने बीमार भैंस की सेवा करने विभागीय छुट्टी की मांग की है। रतलाम के सिमलवादा गांव में सरकारी स्कूल के पूर्व छात्रों शिक्षकों ने मिसाल बनाई है। बिना किसी सरकारी मदद के इन्होंने स्कूल की पथरीली और कांटों भरी जमीन पर 2000 पौधे उगा दिए। नमस्कार, अपना MP देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत 6 अहम खबरों के साथ, जिन पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। सबसे पहले बात PM मोदी की। आज PM ने आत्मनिर्भर अभियान लॉन्च किया, जिससे यूपी में 1.25 करोड़ मजदूरों को रोजगार मिलेगा। वहीं त्राल में हमारे सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। बात परीक्षा की कर लेते हैं। CBSE ने 15 जुलाई तक नतीजे घोषित करने की बात कही है। हालांकि बोर्ड की ओर से कहा गया है कि पिछली 3 परीक्षाओं के आधार पर यह रिजल्ट जारी होगा। और बात प्रदेश की भी कर लेते हैं। CM शिवराज इन दिनों धार्मिक दौरे पर हैदराबाद पहुंचे हैं, जहां से वो तिरुपति बालाजी और मैसूर जाएंगे। साथ ही प्रदेश में नगर निगमों के बांटने का किस्सा अब खत्म हो गया। इसको लेकर जो प्रस्ताव लगाए गए हैं उसे खारिज कर दिया गया है। और आखिरी में कोरोना की बात कर लेते हैं। देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। पिछले 24 घंटे में देश में 17,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। और अब बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां अनंतनाग में CRPF की टीम पर हमला हुआ है। आतंकियों ने हमला किया है। हमले में एक जवान शहीद हो गया है। हमले में एक बच्चे की भी बताया जा रहा है कि मौत हुई है। CRPF की टीम ने हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त अनंतनाग से, जहां पर CRPF की टीम पर आतंकी हमला हुआ है। इस आतंकी हमले में एक जवान भी शहीद हुआ है। हमारे साथ जम्मू कश्मीर एडिटर मनोज कौल जी जुड़ गए। मनोज जी, इस आतंकी हमले से जुड़ी बात, इससे पहले ये कि लगातार आतंकी ढेर किए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, कि उसका जवाब है क्या ये? एक बार फिर आपको बता देते हैं, मनोज जी से हम जुड़ेंगे, लेकिन आपको बता दें कि आतंकियों ने हमला किया है। CRPF की टीम पर यह हमला हुआ है अनंतनाग में। और एक सबसे बड़ी बात यह कि पिछले 100 दिनों के अंदर या पिछले कुछ दिनों के अंदर 100 से ज्यादा आतंकी ढेर किए गए हैं। लगातार बैकफुट पर हैं आतंकी। आज भी 3 आतंकियों को ज्वाइंट ऑपरेशन में ढेर कर दिया गया था। इससे पहले भी लगातार ये खबरें आ रही हैं। मनोज कौल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जम्मू कश्मीर एडिटर। मनोज जी, ये बड़ा हमला कहें हम इसे CRPF की टीम पर ये हुआ है। एक जवान बताया जा रहा है कि इसमें शहीद भी हो गया है।
हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे मनोज जी से, लेकिन इस वक्त एक बार फिर आपको बता दें, दरअसल सीआरपीएफ की टीम पर ये आतंकियों का हमला है और इस आतंकी हमले में एक जवान शहीद भी हो गया है। हालांकि सीआरपीएफ की टीम लगातार इस हमले का मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। जो अभी जानकारी है कि अभी भी जो आमना सामना है, मुठभेड़ है, वो जारी है। सीआरपीएफ की टीम को निशाने पर लेते हुए हमला किया गया था। एक जवान की शहादत भी हुई है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह कि पिछले कुछ दिनों में लगातार जो आतंकी हैं वो ढेर किए जा रहे हैं और ये सिलसिला थमा नहीं है। आज भी 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया था। करीब 100 आतंकी पिछले कुछ दिनों में ही मार गिराए गए हैं, ढेर किए गए हैं और ये सिलसिला लगातार चल रहा है। हालांकि अभी जो खबर है वो ये कि सीआरपीएफ की टीम पर आतंकी हमला हुआ है। एक जवान भी इस आतंकी हमले में शहीद हुआ है। आगे बढ़ते हैं, उधर उपचुनाव से पहले एमपी में कांग्रेस ने ओबीसी कार्ड खेल दिया है। 24 सीटों पर पिछड़ा वर्ग के वोटरों को साधने के लिए कांग्रेस ने विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से रणनीति तैयार करने की तैयारी की है। इसके तहत पार्टी 24 सीटों पर पिछड़ा वर्ग के नेताओं की जिम्मेदारी तय कर ओबीसी वोट साधने की कोशिश में जुट गई है। पूर्व की कमलनाथ सरकार ने ओबीसी का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% करने के फैसले को कांग्रेस अब उपचुनाव में कैश कराने की तैयारी में है। वहीं कांग्रेस ओबीसी कार्ड पर बीजेपी ने निशाना साधा है और जाति के आधार पर वोट बांटने का कांग्रेस पर आरोप लगाया है। तो उपचुनाव में ओबीसी कार्ड खेलने की तैयारी में है कांग्रेस। दरअसल 14 से 27% किया था ओबीसी आरक्षण पिछली सरकार ने और इसको अब इस पूरे मसले को कैश कराने की कोशिशें जारी हैं। जो पिछड़े वर्ग के जीतने वाले जहाँ पे भी उम्मीदवार होंगे, सर्वे में उनका नाम आएगा, उनको हम जरूर टिकट देंगे। और दूसरा आश्वासन उन्होंने दिया कि सत्ता और संगठन में हम पर्याप्त भागीदारी देंगे। जो भी बैकवर्ड की समस्याएं थी कई जगह, जैसे कुछ लोग मान सम्मान की बात की, कुछ कई की, पूरी बातों को उन्होंने अच्छा सुना। 45 मिनट का समय दिया और उन्होंने पूरे बैकवर्ड को आश्वासन दिलाया कि उनके साथ अब अन्याय नहीं होगा, उनकी बातों को सुना जाएगा। जो जनता का समर्थन मिला था वो इसलिए मिला था कि कांग्रेस ने और कमलनाथ जी ने कहा था कि हम सरकार आने पर 27% आरक्षण देंगे। और मैं इस बात के लिए कमलनाथ जी की और कांग्रेस की सरकार की तारीफ भी करना चाहूँगा कि उन्होंने 27% आरक्षण दिया। तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से आरक्षण की विरोधी रही है। वो नहीं चाहती कि कोई पिछड़े वर्ग के लोग आगे आएँ, उनको जो भागीदारी मिले। तो 15 साल में तो उन्होंने भर्ती कर नहीं पाए और कमलनाथ जी ने जब भर्ती की प्रक्रिया चालू की और 27% आरक्षण दिया, तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि एक लोगों में कांग्रेस के प्रति एक आस्था बढ़ी है, विश्वास बढ़ा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्पष्ट आरोप है कि कांग्रेस केवल जाति से जाति को लड़ाना का काम करती है, वर्ग से वर्ग को लड़ाने का काम करती है। इन्होंने ओबीसी को एससी से लड़ाने का काम किया, ओबीसी को और एससी को जनरल से लड़ाने का काम किया, हित किसी का नहीं किया। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिल रहा था, तब इसी मध्य प्रदेश के नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने उसे वितंडा खड़ा करने का काम राज्यसभा में किया। मुसलमानों की उसमें भागीदारी के नाम पर, जबकि अल्पसंख्यक आयोग है, पिछड़े वर्ग को रोकने का काम किया। और ये जिस प्रकार से अनारक्षित वर्ग, सामान्य वर्ग के साथ में दोयम दर्जे का व्यवहार पिछले 70 सालों में करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, उसका भुगतान भी वो कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है और हम यही सिद्ध करेंगे। ये जाति से जाति को लड़ाते हैं, चाहे भीमा कोरेगांव की घटना हो या बाकी घटना हो, स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा होने नहीं देगी, समाज को बंटने नहीं देगी। राजनीतिक तौर पर ये खेल, ये षड्यंत्र कामयाब नहीं होने देगी। तो अब उपचुनाव से पहले कांग्रेस ओबीसी कार्ड चलने वाली है और खासतौर से इस वर्ग को साधने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। आपको याद दिला दें कि पिछली सरकार ने ओबीसी के लिए आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% करने का फैसला किया था। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, बहुत बड़ा वोट वर्ग है ओबीसी मध्य प्रदेश का। अगर हम जिक्र करें, सियासत उलट पलट करने में बड़ी भूमिका इस वर्ग की होती है मध्य प्रदेश के अंदर। लेकिन जहां तक मुझे याद है कि ये 14 से 27% आरक्षण का जो मसला था वो कानूनी पेंच में भी फंसा था, एक ये पहलू भी। और दूसरी बात ये कि कितना कारगर होगा कांग्रेस का ये कार्ड।
देखिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि 24 विधानसभा सीटों पर नजर डालें तो वहां पर ओबीसी वोटर निर्णायक भूमिका में है और इस बार भी उपचुनाव में हार और जीत का बड़ा फैसला जो होगा वो ओबीसी वोट के जरिए होगा और यही कारण है कि कांग्रेस इस बार उपचुनाव में ओबीसी वोट को साधने की कोशिश में अभी से जुट गई है। लेकिन जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि ये फैसला भी उस समय कोर्ट के कानूनी दावपेच में उलझा जरूर था और हाईकोर्ट ने एमपीपीएससी की भर्ती में इस आरक्षण व्यवस्था को लागू करने पर रोक लगा दी थी। लेकिन कांग्रेस की कोशिश इसी बात को लेकर है कि जो आरक्षण की नई व्यवस्था कांग्रेस सरकार में लागू हुई थी उसको किस तरीके से उपचुनाव में पेश कराया जाए। बिल्कुल बात महत्वपूर्ण है अनुराग। अब देखना होगा कि ये ओबीसी कार्ड कितना चलता है कांग्रेस का, चूंकि जिन सीटों पर चुनाव होना है वहां पर ये बड़ा वोट बैंक भी है। रहिएगा अनुराग, आगे भी आपसे बात करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, 4200 आरक्षक की भर्ती को मंजूरी दी गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीएचक्यू में बैठक की है। भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। कुछ और पदों से जुड़े फैसलों पर भी केंद्र की मंजूरी ली जाएगी। केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगी राज्य सरकार। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ये बयान आया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है आरक्षकों की भर्ती के मद्देनजर। 4200 आरक्षक की भर्ती को मंजूरी दी गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीएचक्यू में इस संबंध में बैठक ली। भर्ती के प्रस्ताव को इसके बाद मंजूरी मिली और कुछ और पदों से जुड़े फैसलों पर केंद्र की मंजूरी ली जाएगी। ये भी कुछ हद तक तस्वीर साफ हो रही है। वहीं केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगी इसके लिए राज्य सरकार। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ये बयान आया है। तो ये 4200 आरक्षक की भर्ती को मंजूरी, ये बड़ा फैसला है शिवराज सरकार का। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए। अनुराग, वहां ओबीसी कार्ड का जिक्र कर रहे थे, लेकिन यहां भी हम इसे उपचुनाव से जोड़कर देखें, 4200 आरक्षक की भर्ती को मंजूरी दी गई है। कम से कम उन लोगों को साधने की कोशिश भी होगी जो बेरोजगार हैं। बिल्कुल, देखिए यदि प्रदेश में रोजगार के हालातों की बात करें तो वो बेहतर नहीं है, लेकिन अब यदि प्रदेश सरकार 4200 आरक्षकों की भर्ती करती है तो निश्चित तौर पर बेरोजगारों को रोजगार के लिए एक बड़ी आस होगी। लंबे समय से पुलिस भर्ती को लेकर जो है लोग इंतजार कर रहे हैं और आज राज्य सरकार ने इस पर अपनी मोहर लगा दी है। 4229 आरक्षक पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा कुछ और पदों पर भर्ती के लिए भी राज्य सरकार केंद्र को प्रस्ताव भेजेगी और वहां से मंजूरी मिलने के बाद उस प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया जाएगा। बेहद अहम है क्योंकि प्रदेश में जो है उपचुनाव होना है और उपचुनाव से पहले यदि रोजगार के अवसर राज्य सरकार के द्वारा खोले जाते हैं तो इस पर निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं फायदा सरकार को मिलेगा। तो एक बड़ा फैसला राज्य सरकार की तरफ से आज की बैठक में लिया गया है। जी प्रशांत। बिल्कुल, ये बड़ा फैसला है। रहेगा अनुराग, आपके पास लौटते हैं, सुन लेते हैं कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस सरकार के बड़े फैसले के बाद क्या कहा। भर्ती के लिए 4269 आरक्षकों की भर्ती के लिए आज सहमति बनी है। उस प्रक्रिया को प्रारंभ करने का तय किया और सहमति के लिए भी कुछ ऐसी चीजें जिसमें केंद्र की सहमति की आवश्यकता होती है, उस सहमति के लिए भी केंद्र को प्रस्ताव भेजने का आज तय किया। तो लगातार बने हुए अनुराग, 4200 आरक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। कुछ और पदों की हो सकता है कि केंद्र से मंजूरी के बाद रास्ता साफ हो जाए भर्ती का, लेकिन उपचुनाव से पहले ये बड़े फैसले, इन पर कांग्रेस को या विपक्ष को आपत्ति जरूर होगी। अनुराग, देखिए प्रशांत, देखिए अभी हाल ही में बीजेपी ने इस बात का आरोप कांग्रेस पर लगाया था कि कांग्रेस सरकार के 15 महीने के कार्यकाल में किसी तरीके से रोजगार नहीं दिया गया और ना ही रोजगार देने की कोई व्यवस्था लागू की गई। साथ ही बीजेपी इस बात का भी आरोप कांग्रेस पर लगा रही थी कि जो बेरोजगारों को महंगाई जो स्टाइफंड भत्ता देने की बात कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में की थी उसको भी पूरा करने का काम नहीं किया। इन आरोपों के बाद यदि राज्य सरकार पुलिस महकमे में भर्ती करती है तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पर एक
बड़ा दाव हो सकता है बीजेपी का। और यही कारण है कि बीजेपी इन तमाम कवायदों में जुट गई है कि जल्द से जल्द भर्ती की प्रक्रिया को शुरू किया जाए ताकि रोजगार के अवसर प्रदेश में पैदा हो सके। और इसी को लेकर आज की बैठक में जो प्रस्ताव आया था उस पर मोहर लगाई गई है। और हालांकि कुछ बिल्कुल अब देखना होगा कि इस पर सियासी बयानबाजी भी होगी। हालांकि एक लिहाज से जो बेरोजगार हैं उन्हें साधने की कोशिश जरूर कह सकते हैं आपकी उपचुनाव से पहले हो रही है। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर है। प्रभात झा ने कमलनाथ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तत्कालीन वाणिज्य मंत्री कमलनाथ पर सवाल उठाए हैं प्रभात झा ने। केंद्रीय मंत्री रहते हुए चीन के एजेंट के तौर पर काम किया, ये बेहद गंभीर आरोप प्रभात झा का पूर्व सीएम कमलनाथ पर। दरअसल कमलनाथ पर ये उस दौरान जब वो वाणिज्य मंत्री थे केंद्र सरकार में, उस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री रहते हुए चीन के एजेंट के तौर पर कमलनाथ ने काम किया। 250 चीजों को चीन से आयात किया गया, आयात शुल्क को घटाकर काफी कम किया गया। अवैध पैसे को राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया गया। कमलनाथ जी को जवाब देना चाहिए। कमलनाथ जी को अगर मैं अपनी भाषा में कहूं कि वो चीन के एजेंट बनकर वाणिज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे थे तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। आप कहेंगे कैसे? भारत के और चीन के कम्युनिस्ट पार्टी और भारत के कांग्रेस पार्टी के बीच में बहुत सारी बातों का समझौता होता है। और समझौता कैसा होता है कि जो भारत में बहुत सरलता से जो चीजें उपलब्ध हैं, ऐसे उपलब्ध चीजों के होने के बाद भी उसको आयातित करना, ऐसे 250 चीजों का आयात करना और उस पर आयात शुल्क अगर 100-200% है, हम उसको और घटाकर कम करना और उसके लाभ के पैसे से आर्थिक रूप से जो अवैध पैसा आया उसको कांग्रेस की मदद करना और राजीव गांधी फाउंडेशन में देना, यह नेशनल क्राइम है। और इसका एकमात्र जिम्मेदार व्यक्ति है उस समय के वाणिज्य मंत्री जो रिकॉर्ड पर है, रिकॉर्ड पर। और वो दस्तावेज आज सारे जारी कर दिए गए हैं कि किस तरह के समझौते हुए। एक उदाहरण देता हूं, बांस बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है भारत में। अब उस पर आयातित शुल्क बहुत था तो उसको घटाकर 10% कर दिया गया। ऐसे ही आयातित शुल्क जिस पर ज्यादा थे उसको घटाकर बहुत 40% तक ले आया गया। आखिर ये क्यों था? ये जो चीन भक्ति है ये राष्ट्र भक्ति के आगे घुटने टेकने वाली है। और इसलिए हमने संदेह व्यक्त किया है कि इसका खुलासा होना चाहिए और कमलनाथ जी को जवाब देना चाहिए। कमलनाथ जी को अगर मैं अपनी भाषा में कहूं तो प्रभात झा को आप सुन रहे थे और प्रभात झा बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं कमलनाथ पर। उनका कहना है कि वाणिज्य मंत्री रहते हुए कमलनाथ ने चीन को फायदा पहुंचाया और इसका फायदा राजीव गांधी फाउंडेशन को मिला। हमारे साथ शरद श्रीवास्तव भोपाल से और आशीष अग्रवाल जी बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त जुड़े। पहले शरद, आपसे सवाल है, कल जेपी नड्डा साहब ने राजीव गांधी फाउंडेशन में चीनी पैसे का जिक्र किया था, दावा भी किया था उन्होंने, और आज उनसे एक कदम और आगे प्रभात झा बढ़ गए। प्रभात झा कह रहे हैं कि वाणिज्य मंत्री रहते हुए कमलनाथ ने फायदा पहुंचाया चीन को। ये हो सकता है कि इसमें हकीकत भी हो, लेकिन इससे ज्यादा एक बड़ा सवाल जो ये कि वो टाइमिंग को लेकर शरद नजर आता है। उपचुनाव है, उस लिहाज से ऐसा लग रहा है कि ज्यादा हवा दी जा रही है। देखिए प्रशांत, आपने बिल्कुल सही कहा है कि टाइमिंग को लेकर सवाल है। अगर मान लीजिए इस बात में कोई हकीकत है भी तो करीब 6 साल हो गए हैं, मोदी सरकार 2 का जश्न बन रहा है 1 साल पूरे होने का। तो फिर अब तक आखिरकार बीजेपी के ये तमाम नेता चुप क्यों थे? और अगर ऐसी बात थी तो फिर जिन लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं फाउंडेशन, राजीव गांधी फाउंडेशन को फायदा पहुंचाने के, तो फिर उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर उसमें कमलनाथ का भी हाथ है तो फिर कमलनाथ के खिलाफ भी कोई न कोई एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि प्रदेश से लेके देश तक में बीजेपी की सरकार है। तो निश्चित तौर पर टाइमिंग को लेकर सवाल है। और सिर्फ उपचुनाव ही नहीं, दरअसल इस वक्त जो चीन के साथ में तनातनी सीमा पर बची हुई है उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। मोदी सरकार की जो नीतियां हैं और जिस तरीके से जवानों विवाद पर भी खास तौर से राहुल गांधी, सोनिया गांधी बेहद हमलावर रही हैं। भारत और चीन के बीच जो गतिरोध इस वक्त जारी। आशीष अग्रवाल जी बने हुए हैं।
आशीष जी, अगर वाकई में दस्तावेज थे तो आप लोग इतने दिन क्यों उन दस्तावेजों को अपने पास रखे रहे? पहले क्यों नहीं रखा कि भाई कमलनाथ ने चीन को फायदा पहुंचाया, कांग्रेस और चीन के बीच तालमेल हुआ, राजीव गांधी फाउंडेशन को फायदा पहुंचाया गया? देखिए प्रशांत जी, कहते हैं ना कि एक बार जब परतें खुलना शुरू होती हैं तो लगभग चीजें सामने आने लगती है। तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की जो चीन से दोस्ती है वो कोई नया विषय नहीं है, परंतु आज इन सबको जो एक गति मिल रही है वो इसलिए मिल रही है क्योंकि इंडिया और चाइना का एक फेस ऑफ चल रहा है। और ये वो एक ऐसा समय है जब भारत किसी भी तरह से पीछे नहीं हटना चाह रहा है और अपनी 1 इंच भी जमीन नहीं देना चाह रहा है। डोकलाम के भी हमने देखा था कि राहुल गांधी किस तरह से चीन से यारी निभाने गए थे और बाहर आके बच रहे थे कि उन्होंने बात नहीं की। फिर 2007 में 2008 में इनका पार्टी टू पार्टी जो एक समझौता हुआ था वो भी सामने आया। राहुल चीन के रास्ते, नेपाल के रास्ते चीन गए, कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच समझौता हुआ, ओलंपिक का भी उसमें जिक्र था। तो ये सारे विषय सामने आ रहे हैं। इसी विषय में निकल कर आया कि राजीव गांधी फाउंडेशन को कई सैकड़ों करोड़ रुपए चीन से मिले हैं। अब कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी देश किसी दूसरे देश के राजनीतिक दल को चैरिटी के लिए तो नहीं दे देगा। अगर चीन की अगर ऐसी नीति रही होती तो भारतीय जनता पार्टी को भी देता, एक सवाल और भी है पार्टी को। आशीष जी, प्रभात झा पर आते हैं। प्रभात झा कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजों को आयात किया गया कम दर पर और मतलब जानबूझकर स्पेस दिया गया वाणिज्य मंत्री रहते कमलनाथ के जरिए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अभी भी बहुत बड़े पैमाने पर भारत और चीन के बीच व्यापार होता है, गतिरोधों के बावजूद बहुत सारे सामानों का आयात होता है, कम दर पर आयात होता है। तो हम ये मानकर चलें कि जानबूझकर फायदा पहुंचाने की कोशिश बीजेपी सरकार कर रही है क्या चीन को? क्या भारतीय जनता पार्टी ने चाइना से किसी भी तरीके से या चाइना की किसी राजनीतिक दल से कोई पैसा लिया है? क्या ऐसा हुआ है कि हमारी किसी फाउंडेशन को पैसा मिला हो? यही तो हम राहुल गांधी और उनकी पार्टी से जानना चाहते हैं कि राजीव गांधी फाउंडेशन को जो चीन ने पैसा दिया था वो किस हैसियत से दिया है और वो कौन सा ऐसा प्रभाव था जिसका इस्तेमाल करने के लिए वो पैसा दिया गया। और उस समय कमलनाथ वहां पर वाणिज्य मंत्री थे और कमलनाथ ने वाणिज्य मंत्री रहते हुए चीन से कुछ ऐसे सामान का आयात में छूट दी जिससे भारत आज आत्मनिर्भर नहीं है। आशीष जी रहिएगा, मानक अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मानक अग्रवाल जी, कल जेपी नड्डा ने एक मसला उठाया कि राजीव गांधी फाउंडेशन को फायदा पहुंचाया गया, चीन का पैसा उसमें आया। आज प्रभात झा नई बात कह रहे हैं कि कमलनाथ ने वाणिज्य मंत्री रहते हुए चीन को जो लाभ पहुंचाया उसकी एवज में राजीव गांधी फाउंडेशन को फायदा दिया गया। हेलो मानक जी, आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी, अब आ रही है, अब आ रही है। देखिए, ऐसे तो कहा जाए तो प्रधानमंत्री जी मानक जी, हेलो, प्रधानमंत्री जी वहाँ के राष्ट्रपति को बोलेगा मानक जी गुजरात ले गए थे। उन्होंने उनसे आरएसएस को काफी पैसा दिलाया, काफी धन दिलाया। तो ये तो ऐसी चीजें है कि इसका कोई लोग लगान नहीं है इसकी। जी जी, शुक्रिया मानक जी हमसे बात करने के लिए। आशीष जी आपका भी धन्यवाद। शरद हमारे साथ बने हुए थे। शरद, शुक्रिया इस बातचीत के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। लाभ के नोएडा में छापा मारा है, 787.25 करोड़ के धोखाधड़ी का आरोप है। मोजरवेयर सोलर लिमिटेड कंपनी से यह पूरा मामला जुड़ा हुआ है और इसी संबंध में सीबीआई ने कारोबारी दीपक पुरी और रतुल पुरी के ठिकानों पर छापेमारी की। अहम खबर, कैबिनेट विस्तार से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ तीर्थाटन पर हैं। गुरुवार की देर शाम सीएम शिवराज अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ हैदराबाद पहुंचे। यहां से वो सीधे त्रिदंडी चिन्ना जीआर स्वामी के आश्रम पहुंच गए। मुख्यमंत्री के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी। दोनों ने चिन्ना जीआर स्वामी का आशीर्वाद लिया और फिर आश्रम में ही मौजूद कोंडाराम स्वामी मंदिर के दर्शन किए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रात में चिन्ना जीआर स्वामी के आश्रम में रुके और आज सुबह मैसूर के लिए रवाना हुए। मैसूर से शिवराज सिंह चौहान तिरुपति जाने वाले हैं।
तिरुपति बालाजी के दर्शन के बाद वो वापस भोपाल लौटेंगे। संकट के समय लोक कल्याण, जनता के कल्याण के काम होते रहें, इसके लिए एक तरफ हम प्रयत्नों की पराकाष्ठा करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन दूसरी तरफ भगवत कृपा अगर हो जाए, संतों का आशीर्वाद मिल जाए, स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद मिले, तो काम करने की शक्ति कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। हमारा देश इन चुनौतियों से लड़कर जीते, मोदी जी के नेतृत्व में जीतेगा, अटल विश्वास है। लेकिन हम भी बेहतर योगदान कर सकें मोदी जी के साथ। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।